एक तो प्लान मुझे याद है कि आप में से किसने कहा था कि वो रीडिंग के अंदर जो मॉडल्स हैं उसमें आपको ज़ीगलर का मॉडल समझ नहीं आ रहा, तो वी कैन हैव अ रीडिंग ऑफ दैट पैसेज जो लाइंस आपको क्लियर नहीं है, और आप लाइन अप कर लें जिनकी प्रेजेंटेशन है उन लोगों को जल्दी से। I'm just starting the session in a couple of minutes, और आप line up कर लें presentations हैं जिनकी। Firstly we will read the passages which are unclear to you and I will explain that all to you, and after that there will be presentations of both of the sessions। करम आपकी क्लास में से पिछली दफ़ा बच्चे जिनकी बारी थी they were not present, तो उनको भी आप line up कर लें। I'm just joining you in a couple of minutes। So अपना पेज निकाल लें, जहाँ पे प्रॉब्लम है वो हम उसको रीड आउट कर लेते हैं and then we will start presentations। यस बच्चे बताएं कौन सी किसमें प्रॉब्लम थी आपको? कौन थी बच्ची वो जो कह रही थी ज़ीगलर्स मॉडल नहीं समझ आया? मैम आमना अली थी। वो किधर है? आप उनसे कहें कि जो उनको नहीं क्लियर वो लाइंस मुझे बताएं ताकि हम उनको क्लियर करें। मैम वो क्लास में नहीं है। क्लास में नहीं है, चले उनको फिर मैसेज कर दें ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकें, और उससे फिर हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम स्टार्ट करूं प्रेजेंटेशन? ये बोल कौन रहा है? अभी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। सहर नाज बोल रही है। यस मैम। जी सहर, चले ठीक है आप करें, लेकिन आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव को अनाउंस करना चाहिए कि अब फलां की बारी है, वो प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो जीआर हो या सीआर हो, दे शुड कॉल यू। मैम पिछले वीक किधर में है ना थी वकार? प्रेजेंट। जी जी पिछले वीक ठीक है, थी नहीं तो मैं तब आपको नहीं फिर कह रही, नहीं हुई थी, तो फिर इस वजह से। आप करें प्रेजेंट, बट आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू फॉर फर्दर presentations that they should have the list of the people who are going to present और वो उनके नाम अनाउंस करें। आप करें शुरू, ठीक है मैम? इनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा इनके बाद के बच्चे हैं आपके पास? यस मैम। वकार चले बस ठीक है, इट्स ओके। करम आप भी रेडी रहे। जी बच्चे सहर स्टार्ट करूं? जी जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम all dear fellows, my name is Seher. Today we will discuss about encoding. The stimuli we receive from our surroundings are in the form of sight, sound,
टच, टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशंस। इट्स मीन कि हमारे पास जो सेंसेस हैं, या हम चीज़ों को देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं या टच कर सकते हैं, या उनको टेस्ट करते हैं, या उनको जो स्मेल करते हैं हम, सो वो यूटिलाइज ऑल दिस थिंग्स ऑल द टाइम, एंड व्हेन वी आर चिल्ड्रन वी एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स। हम अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों के साथ ये सारे काम करते हैं, हम उनको टच करके या उनको टेस्ट करके हर तरह से देखते हैं। इसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने सराउंडिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें इन सेंसेस के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इन तमाम सेंसेस का जो है वो ऑलरेडी स्टोरेज होता है। उसके बाद यहाँ पे एनकोडिंग में 2 टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट है विजुअल कोडिंग एंड सेकंड पे आती है फोनोलॉजिकल कोडिंग। विजुअल कोडिंग कैसे होती है? जब हम किसी सीन को बार बार देखते हैं या किसी चीज को देखते हैं बार बार, जब हमारे सामने कोई सीन बार बार आ जाता है तो हम विजुअल कोडिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा विजुअल कोडिंग में हम विजुअल डिटेल्स को भी देखते हैं। लाइक विजुअल डिटेल्स कैसे होंगी? अगर हम किसी प्लांट का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसमें उस प्लांट की ब्रांचेस, उसकी लीव्स, उसके स्टेम्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग को एनालाइज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम सिमिलरली किसी वर्ड को एनालाइज कर रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें कितने वोवल्स आ रहे हैं या कितने उसके क्या स्पेलिंग्स है उसके। तो ये सारी चीजें उसकी विजुअल डिटेल्स में आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड टर्म है इसमें फोनोलॉजिकल कोडिंग। फोनोलॉजिकल कोडिंग कैसे होती है? जब हम किसी साउंड को बार बार सुनते हैं, ठीक है, तो वो फोनोलॉजिकल कोडिंग होती है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं विद आवर फेवरेट फूड्स और सेंट्स वी डोंट हैव टू बी टोल्ड व्हाट दे आर। लाइक जो हमारे फेवरेट फूड्स हैं और सेंट्स हैं, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनका टेस्ट कैसा है या उनको मतलब उनका टेस्ट किस तरह का है या उनकी स्मेल किस तरह की है, क्योंकि हमें उसके बारे में ऑलरेडी पता है, हमने उनको ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। तो इस वजह से हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही पता है कि इनका टेस्ट किस तरह का है और इसकी स्मेल सेंट की वो किस तरह की है, ठीक है। उसके बाद वो बात करें एक थ्योरी की कि जब हम किसी साउंड को या किसी सीन को बार बार देखते हैं तो वो चीज जो है हमारे ब्रेन में इम्प्लांट हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज का जो है वो एक ट्रेस बन जाता है हमारे ब्रेन में। और वो ट्रेस जो है वो किस वजह से बनता है? किसी केमिकल रिलीज की वजह से बनता है या किसी और वजह से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ में fMRI टेक्निक की। इसके बारे में हमने बताया था कि ये जो है ये एक इमेजिंग टेक्निक होती है, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर जिस हिस्से में फंक्शनिंग हो रही होती है वहां पे एक्टिविटी होती है, उस हिस्से में जो है वो कलर्स आ जाते हैं, फिर वहां पे हमें एक्टिवेशन फील होती है क्योंकि ये हिस्सा जो है ये इस काम में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनकोडिंग जो है वो लेफ्ट फ्रंटल लोब में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और जो ये हेयरिंग है उसमें ब्रेन की राइट और लेफ्ट साइड दोनों इन्वॉल्व होती हैं। और जो रिट्रीवल इसमें जो है वो राइट फ्रंटल लोब जो है इन्वॉल्व होता है। That's all from my side. If you have any question, you can ask. Thank you. सर आपने इनकोडिंग की बात की तो यू टॉक्ड अबाउट द डिटेल ऑफ अ प्लांट कि अगर हम कोई प्लांट या ट्री देखें तो हम उसमें ये डिटेल्स देखते हैं। जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग समथिंग, तो उसमें इनकोडिंग कैसे होगी? विजुअल इनकोडिंग एनकोडिंग की बात कर रही थी ना आप? Yes, ma'am. उसमें Visual हम coding की एनकोडिंग तरफ किसको थे? मैम रिपीट करिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। हम रीडिंग करते हुए या लैंग्वेज की जो हमारे पास स्टिमुलस है कोई, हम लैंग्वेज का को ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई, तो उसकी एनकोडिंग कैसे होती है? उसकी क्या डिटेल्स होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं विजुअल एनकोडिंग में? Can you listen to me? किधर गई सहर? तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही अब। जी आप में से कोई और मुझे इसका आंसर देना चाहेगा जो क्वेश्चन मैंने पूछा है? जी सहर। यस मैम, वो नेटवर्क का कनेक्शन बंद हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी एनकोडिंग लैंग्वेज से कैसे रिलेट करती है? विजुअल एनकोडिंग की अगर हम बात करें या अगर हम
एनकोड कर रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन जिसको हम लिसन कर रहे हैं, तो उसमें लैंग्वेज की एनकोडिंग कैसे होती है, क्या होती है लैंग्वेज एनकोडिंग? मैम विजुअल कोडिंग में हम ये देखते हैं जब हम कोई सीन को हमारे पास बार बार हम किसी सीन को देखते हैं, इसके अलावा इसमें हम विजुअल डिटेल्स को देखते हैं ना, किसी वर्ड को मतलब अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसके वोवल्स वगैरह या उसकी जो मतलब विजुअल डिटेल्स को एनालाइज करेंगे हम विजुअल कोडिंग में ही। उसकी विजुअल डिटेल्स क्या है, किसी वर्ड की विजुअल डिटेल्स क्या होती है? लाइक उसमें हम उसके स्पेलिंग वगैरह या उसके वोवल्स यस, वर्ड में कितने हैं, ये सारा राइट, कुछ इसमें ठीक, एनालाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस, हु इज द नेक्स्ट वन? थैंक यू मैम। वेलकम। वकार बच्चे, हु इज द नेक्स्ट वन? मैम तहसीन कौसर है। Is she around? If she's not around, you can call the next one. रिमशा अस्कर। Assalamu alaikum class. Myself Rimsha Askar and topic of my presentation is language and the brain. First of all, we will discuss the structure of brain and then its function. बेसिकली जो हमारा ब्रेन है हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? Yes, बच्चे, we can listen to you, but it's a little bit unclear. मतलब लफ्ज जो है आपके वो unclear हैं, आवाज थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है उसमें। आई थिंक चले ठीक है, you can continue. ओके। तो सेरिब्रम को आगे हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो पोन्स है उसकी बैक साइड पे एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर बनी होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेरिब्लम। सेरिब्लम जो है इसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के जो मोस्टली फंक्शन है, स्पेशली फंक्शन रिलेटेड टू लैंग्वेज, वो जो है ना वो सेरिब्लम ही कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के फंक्शन में क्या क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर एंड द स्मूथ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल मूवमेंट्स। अब इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसमें ये डिस्कस किया गया है कि मोस्टली जो रिसर्च होती है वो उसका फोकस होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। अगर हम सेरिब्रम की स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें दो किस्म का जो है ना वो सरफेस मैटर पाया जाता है, एक है ग्रे मैटर जिसमें नर्व सेल्स होते हैं और एक है वाइट मैटर। तो एक्चुअली वाइट मैटर जो है वो कॉर्टेक्स के नीचे होता है और इसके फंक्शन में क्या क्या है? इट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईच हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम। कॉर्टेक्स क्या होता है कि सेरिब्रम का जो आउटर रीजन है यानी कि जो अपर लेयर होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और कॉर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व है इन कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड इन द डिकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस। इसके बाद उन्होंने डिस्कस किया गया है कि ब्रेन के फंक्शन क्या क्या हैं। एक्चुअली ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, मीन्स कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करेगा राइट साइड ऑफ द बॉडी और जो राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। और इसमें जो सेंसरी इनपुट है वो भी जो है ना वो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी वहीं से रिसीव होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एयर सिग्नल्स में क्या होता है कि जो भी सिग्नल जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी जा रहे होते हैं, राइट हेमिस्फीयर में भी जा रहे होते हैं, लेकिन जब हमारा ब्रेन जो है वो उन एयर सिग्नल्स को प्रोसेस करता है तो फिर वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो है ना वो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो ट्रांसफर हो जाए। मतलब कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करता है राइट एयर को, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करता है लेफ्ट एयर को। और इसके बाद वो बात करते हैं कि जो इसमें जो डिफरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं हेमिस्फीयर से, ये आपस में जो है ना क्रिस क्रॉस करती हुई नजर आती हैं। और अगर हमें मतलब कोई ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसमें अगर हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो डैमेज हो जाता है तो हमारी जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है। और इस तरीके से अगर हमारा जो है ना वो
राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाता है तो हमारी जो लेफ्ट साइड ऑफ होती है वो जो है ना वो डैमेज होता है। और तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें ब्रेन की जो है स्ट्रक्चर डिस्कस की गई थी उसका फंक्शन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हेलो। Yes, yes, नो बच्चे. क्वेश्चन निशा। Yes. So everything is clear to you all. Next को कॉल करें, नेक्स्ट बच्चे को, वकार. मैम नेक्स्ट महवेश मुख्तार है और आमना अली। आमना अली वही है, वो लास्ट वीक वाली. मैम मुझे याद यस नहीं। मैम। अच्छा चले, मैं भी शार्प करें और फिर आमना की बारी है. महविश मुख्तार. She's not around. मैम आई थिंक वो है नहीं। फिर करम, आपके बच्चे किधर है? आमना, आपके क्वेश्चंस हैं अबाउट ज़ीगलर्स मॉडल. यस मैम। So after a couple of presentations we will start discussing the points you want to get elaborated. ठीक है जी करम. जी मैम, सोबिया कौसर है हमारी तरफ से, और मैम महविश तबस्सुम है और निम्रा सहर है। जी, जो भी अवेलेबल है उसको स्टार्ट कराएं और साथ साथ ये टिक करते जाएं कि कौन सा बच्चा एब्सेंट है. ठीक है मैम। जी बच्चे, मैं विश करेंगी। और कौसर कहा आपने? कौसर सोबिया है, कौसर। सोबिया कौसर. एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे. मैम मॉर्निंग के हम लोग 2 स्टूडेंट अभी रहते हैं प्रेजेंट करने वाले। अच्छा, आपने करनी है हिफ्सा? यस मैम। चले, आपने आज सबसे पहले क्लास ज्वाइन की थी, देयरफॉर वी इनवाइट यू फॉर प्रेजेंटेशन. चले ठीक ठीक है, ओके करें स्टार्ट. मैम पहले सोबिया करेगी, उसका पहले टॉपिक आता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम. सोफिया चलें, करें आप. ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन. वालेकुम सलाम. I'm Sobia Mushtaq, and I'm going to present inconsistency in mapping. First of all, we should know about what the word inconsistency means. Inconsistency means the quality or fact of having parts that disagree with each other, or the state of being inconsistent. And here mapping is the relationship between sounds and graphemes. So inconsistency in mapping may be the reason for the slow rate of reading acquisition. Means inconsistency in mapping cause slow learning. When orthographies allow one-to-one mapping between sounds and symbols, like in Spanish or Italian, children learn to read easily. But when orthographies have many-to-one mapping between sound and symbol, or between symbol and sound, then children learn to read more slowly. For example, in English, means अगर हमारे पास one-to-one orthography होगी, एक साउंड के लिए एक ही सिंबल यूज हो रहा होगा, तो हमारे जो लर्नर होगा, जो चाइल्ड होगा, वो इजीली लर्न कर लेगा लैंग्वेज को. लेकिन अगर हमारे पास मैनी टू वन ऑर्थोग्राफी होती है, तो हमारे पास क्या होगा कि एक साउंड के लिए बहुत सारे सिंबल्स मौजूद होंगे, या फिर एक सिंबल जो है वो डिफरेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सो इससे क्या होगा कि चाइल्ड की जो लर्निंग है वो स्लो हो जाएगी, उसको डिफिकल्टी होगी. अब हम अगर इनकंसिस्टेंसी की एग्जांपल देखें, तो इंग्लिश जो है, हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट इनकंसिस्टेंट लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल, हमारे पास इंग्लिश में एक ही साउंड के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं. जैसे का साउंड है, तो का साउंड जो है वो
इसके लिए हम लोग के भी यूज करते हैं, सी भी यूज करते हैं, सी एच भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट में हम लोग सी यूज कर रहे हैं का साउंड के लिए, काइट में के, और कॉर्ड में हम लोग सी एच यूज करते हैं। सो ये क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, और इसकी वजह से जो चाइल्ड है उसकी लर्निंग स्लो हो जाती है, उसको पता नहीं चलता कि उसने कहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करना है इस साउंड के लिए। सो इससे लर्निंग हो गई स्लो। अगर हम लोग अब कंसिस्टेंसी की बात करें तो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल हमें मैम ने नॉर्वेगियन लैंग्वेज की एग्जांपल दी थी कि उसमें उन्होंने एक साउंड के लिए एक सिंबल जो है रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल का साउंड है तो उन्होंने का के लिए जस्ट के साउंड सिंबल को यूज करते हैं वो। मैम ने हमें एक एग्जांपल भी दी थी जिसमें वर्ड था प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन में क्या था कि सी होता है, बट वो वहां पे सी की जगह के यूज करते हैं। मीन्स उन्होंने एक ही सिंबल रखा हुआ है, और इससे क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो इजीली लर्न कर लेता है लैंग्वेज को एज कम्पेयर टू इनकंसिस्टेंट लैंग्वेजेस। और इनकंसिस्टेंट लैंग्वेजेस में हम लोग उर्दू की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्दू में एक ही साउंड के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं। जैसे मैं अपने नाम की एग्जांपल देती हूँ, मेरा नाम सोबिया है तो ये से बनता है, बट इसमें हम लोग मेरे कुछ टीचर्स भी ऐसे थे जो मेरा नाम स्वाद से लिखते थे, इवन कहीं पर सीन से भी लिख देते हैं, बट एक्चुअल वर्ड जो है वो से है। सो ये कंफ्यूजन होती है इनकंसिस्टेंसी की वजह से, क्योंकि एक ही साउंड के लिए डिफरेंट सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं। सो this is called inconsistency, and that's all from my side. If you have any question or ambiguity related to my topic, you can ask. I think there will be no question as usual. आप लोग क्वेश्चन करते ही नहीं है। मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया होगा कि हम लोग जब प्रेजेंट करते थे तो प्रेजेंट करने से पहले क्लास के साथ डील की जाती थी कि मेरी प्रेजेंटेशन के बाद आपने मुश्किल सवाल नहीं पूछने, और ख़ासतौर पे मेरे साथ डील होती थी क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछती थी। तो मुझसे जब भी किसी की प्रेजेंटेशन होती थी तो वो उससे पहले मेरे से आके ये मुआहदा करता था कि मेरी प्रेजेंटेशन के बाद तुमने सवाल नहीं पूछने। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने ये मुआहदा किया हुआ है आपस में कि हमने किसी से भी सवाल नहीं पूछना। वैसे सोबिया की प्रेजेंटेशन में मेरा ख्याल है क्लैरिटी थी काफ़ी, तो अब तो आपने बिल्कुल भी नहीं पूछने क्वेश्चंस। यस सोबिया, हु इज द नेक्स्ट वन? आपके साथ कौन है नेक्स्ट पार्टनर? मैम हिफ्सा नवीद। यस हिफ्सा, स्टार्ट करें आप। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। I'm Hifsa Naveed, and I'm going to present the topic that is named as phonological unavailability. ये inconsistency in mapping से ही related है। तो phonological unavailability क्या होती है कि जिन थ्योरीज में हमारे ऑर्थोग्राफीज में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है या फिर कोई साउंड मिसिंग होता है, तो हम कहते हैं कि इस ऑर्थोग्राफी में phonological इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ये ज़्यादातर हमारी कंट्री के लैंग्वेजेस में होता है। हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज देख लेते हैं कि उर्दू लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। उर्दू लैंग्वेज में जो फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं होती। जब भी कोई न्यू लर्नर उर्दू सीखता है तो उसको जो अराब फर्स्ट क्लास में ही ना उसके जो वर्ड्स पे अराब्स होते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं, और अराब के बगैर ही उसे कहा जाता है कि ये वर्ड है, इसको आप पढ़ो। तो जो लर्नर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने बच्चे, इसको कैसे प्रोनाउंस मैं करना है। थोड़ा सा आपको विद योर परमिशन आई विल इंटरप्ट यू। फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वॉवल्स की फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती। मतलब कॉन्सोनेंट्स तो अपनी साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन वहां पे वॉवल्स नहीं है। यस मैम, डायक्रिटिक्स जिसको अराब कहते हैं। बिल्कुल, अराब वहां पे होने चाहिए, लेकिन जब हम वो सिर्फ पहली क्लास में या इवन पहली क्लास से भी पहले अराब यूज किए जाते हैं और फिर अराब को खत्म कर देते हैं। तो वॉवल
वॉवल्स की जो फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, वॉवल्स की जो साउंड इंफॉर्मेशन है, वो गायब हो जाती है। जी मैम। जी तो चले। जो लर्नर है वो कंफ्यूज रहता है कि मैंने इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। वो उस वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस करता रहेगा जब तक कि कोई नेटिव स्पीकर आके उसको सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बताएगा। फॉर एग्जांपल उर्दू में एक हम वर्ड ले लेते हैं, हम, खे और मीम, जो हम होता है। अब जो कोई बिगनर है उसको नहीं पता कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि इधर दिस विल बी प्रोनाउंस एज हम और हिम और हम। तो वो कंफ्यूज रहेगा, वो बस गेस करता रहेगा कि इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जब मिसिंग होती है तो इस तरह की डिफिकल्टी फेस करना पड़ती है लर्नर्स को। जो अराबिक लैंग्वेज होती है वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन होती है वाउल की, जो मैम ने बात की थी अराब की, वहाँ पर वो अराब की जो नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है। इसलिए जो अराबिक लैंग्वेज है उर्दू के कंपैरेटिव ज़्यादा इजी होती है। जो स्टूडेंट है वो जल्दी उसको सीख लेते हैं बोलना कंपैरेटिव टू उर्दू लैंग्वेज। अब बात करते हैं ग्रेन साइज थ्योरी की। ग्रेन साइज थ्योरी कहती है कि जब भी किसी लर्नर ने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उस गिवन लैंग्वेज की उसको फोनोलॉजिकल मैपिंग आना चाहिए। दैट इज पर्टिनियंट फॉर द स्टूडेंट कि उसको उसकी फोनोलॉजिकल मैपिंग आना चाहिए। फोनोलॉजिकल मैपिंग यही है कि आपने जो वर्ड लिखना है उसकी जो साउंड है उसका सही लेटर आपको आना चाहिए। कि जैसे कि एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्वेजियन लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें एक वर्ड है कैट। अगर इंग्लिश में देखें तो वो CAT कैट बनेगा, लेकिन नॉर्वेजियन जो स्पीकर होगा या लर्नर होगा वो KAT कैट, उसके माइंड में ये करेक्ट स्पेलिंग होंगे उसके। अब जो का सिंबल है, साउंड है, इसका के सिंबल के साथ रिलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेन साइज जो है वो एक लेटर तक लिमिटेड है। मतलब इस लैंग्वेज में 1-to-1 मैपिंग है। 1-to-1 मैपिंग वो होती है कि जिस लैंग्वेज में जिस साउंड के प्रोनाउंसिएशन के लिए सिर्फ एक वर्ड हमारे पास मौजूद होता है, उस लैंग्वेज में, उस ऑर्थोग्राफी में 1-to-1 मैपिंग होती है। इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे होता है। जो कॉन्सोनेंट के साउंड्स होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए कॉन्सोनेंट के सिंपल का जो है एक लेटर होता है। और जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कैट की, तो अगर हम बात करें तो का जो है उसके लिए एक अलग से वर्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जो नेक्स्ट वाउल होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग से वर्ड होगा। ये होती है 1-to-1 मैपिंग। जहां पर 1-to-1 मैपिंग होती है, जिन ऑर्थोग्राफीज में उनका जो ग्रेन साइज होता है वो छोटा होता है, उनके जो उस लैंग्वेज के जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए लैंग्वेज सीखना इजी होता है कंपैरेटिव टू द ऑर्थोग्राफीज जहां पर फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनके लिए डिफिकल्ट होता है। मैम ने हमें उर्दू की ही एग्जाम्पल बार बार दी थी कि उर्दू इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। ये हमें लगता नहीं है बट इन एक्चुअल इट इज वेरी डिफिकल्ट। ना ही इसमें 1-to-1 मैपिंग होती है, ना ही इसमें फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है जो अराब की बात की थी, और वाउल्स जो होते हैं साउंड वो भी नहीं होते। और जो लेटर्स हैं जब हम लोग उनको डिफरेंट वर्ड्स में यूज करते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बा वर्ड है उसको हम लोग बा लेटर जो है उसको हम लोग किसी वर्ड के स्टार्ट में लिखें तो उसकी शेप डिफरेंट आएगी लिखने में। और अगर हम उसको किसी वर्ड के बीच में लिखें तो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। और अगर हमने उसको किसी वर्ड के लास्ट पे लिखेंगे तो उसकी शेप फिर से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो उर्दू है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। अगर कोई फॉरेन कंट्री से कोई पर्सन आया है तो वो उर्दू सीखने बैठ जाए तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल होता है उर्दू लैंग्वेज सीखना। So that's all from my side. If you have any kind of question, you can ask. Hello? I believe that there will be no question. Is there Okay, any ma'am. question? Chale, thanks, Ifsa. It was end from morning side today. Yes, ma'am, I guess so. चले ठीक है बच्चे, करम आप अब करें अपने बच्चों को तैयार। Sophia Costa was there, the first one.
मैम महविश तबस्सुम भी थी। Sobia, you can start if you are listening to me. मेरे मेरा ख्याल महविश थी। मैम लेक्चर का टाइम भी हो गया। मैम मैं करूँ प्रेजेंट? नेक्स्ट किसकी है क्लास? मैम हाफिज साहब की। 5 मिनट उनसे कहे ये निम्रा को प्रेजेंट कर लेने दें। ओके मैम। चल ठीक है निम्रा, आप प्रेजेंट करें और फिर हम एंड करेंगे। वालेकुम सलाम। Today my topic of presentation is functionalism, third column of functionalism. First of all, functionalism is basically about how language is actually used in everyday life and how to perform function with the help of languages. In the third column, there are two disciplines concerned with the systematic study of language. First is pragmatic and second is discourse analysis. In pragmatic, स्टार्ट करने को निम्रा 1 मिनट जरा स्टॉप करें। Yes, ma'am. यस बच्चे स्टार्ट करें निम्रा। Okay, ma'am. In pragmatic, we will discuss how to elaborate the principle because sometimes speaker convey the message and how they convey the message and how the listener achieve the message and interpret in non-linguistic context. In this sometime people do not speak directly. Most of the time they use non-verbal communicate in communication and they use interlocutors वो होते हैं the person who understood the meaning through by context. It provides the language teaching method and it based on the contextual appropriateness. In contextual appropriateness, the text based on according to the culture and the word we used in according to the culture. No odd word are used. It follow four Haim models. And most of the time it's focused on actual appropriateness. In discourse analysis, we will discuss how to relate the language in linguistic context. इसमें मैम ने बताया था कि हम कोर्स डिजाइनिंग करते हैं और जो लर्नर जो होता है वो लैंग्वेज सीख रहा होता है वो इंटेलेक्ट कैसे करता है कम्युनिकेशन में, और जो हम इसमें वर्बल और नॉन वर्बल
के बारे में लर्न कर रहे होते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलता है। और हम इस डिस्कोर्स एनालिसिस में हम कोहेरेंस और हम लैंग्वेज को कोहेरेंट और कोहेरेंस कैसे बना सकते हैं, और जो हम लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसको हमने कम्युनिकेशन में किस तौर पर लिया जाता है, इसमें हमने क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन सीखते हैं और सोशल नॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इसमें हमारे पास बेसिकली जो हमारा फोकस होता है वो हमारे पास मैसेज फोकस होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैम। जी बच्चे, एनी इशू? वकार का मैं मैसेज पढ़ रही थी, मॉन्स्टर ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। वकार, ये आप मॉन्स्टर क्यों कह रहे हैं इसे? मैम ये वैसे ही टेक्स्ट हो गया मैम, वो कॉपी किया हुआ था मैंने तो मैम यहाँ पे पेस्ट हो गया। क्या बात है, बड़ा अच्छा बहाना है। इतनी इजी करके मैं आपको साइकोलिंग्विस्टिक्स पढ़ा रही हूँ कि जैसे कोई पहली या दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ रहा हो। मैम मैम एक्चुअली ये ऐड है पड़ा मैम, यूट्यूब जब हम चलाते हैं ना तो मैम वहां पे आता है, तो मैम उसको बस थोड़ा सा वो किया है मैंने। चले, आप ना शुभ शुभ काम किया करें, गलत काम ना किया करें। श्योर मैम। आपने साइकोलिंग्विस्टिक्स बेचारी को, मासूम सी, वो सबसे मासूम मेरा ख्याल है सब्जेक्ट ही यही है, उसको आपने मॉन्स्टर बना दिया। मैम यहाँ पे मॉन्स्टर को अच्छे वे में लिया गया है मैम। अच्छा, तो ये प्यारा प्यारा मॉन्स्टर है। अच्छा, व्हाट्स द ओपिनियन ऑफ ऑल ऑफ यू अबाउट दिस सब्जेक्ट? अब क्या आप लोग सोच रहे हैं? Isn't it interesting, or is it boring, or is it complex, or? मैम इसमें बात से बात बहुत निकलती है। बात से बात निकलती है? यानी आप एक बात करते हैं, दूसरी भी निकल आती है, तीसरी भी निकल आती है, चौथी भी निकल आती है। हर चीज एक चीज को रिलेट कर रही होती है। नहीं, तो ये एक अच्छा करेक्टरिस्टिक है या बुरा करेक्टरिस्टिक है? नहीं, अच्छी बात है। जैसे मैम मेरा जो था क्वेश्चन वो तो बता दो, मतलब अगर कल मैंने प्रेजेंटेशन देनी हो तो मैं कैसे दूँ? आपने जब मैंने आपको इनवाइट किया तो उस वक्त आप थी नहीं। मैम वो 5-6 मिनट लेट ज्वाइन किया मैंने। क्लास मैंने पहले ही लेट स्टार्ट की है, मतलब 10 मिनट मैं ही लेट हो गई थी, तो आपको होना चाहिए था। चलें, कल हम आपसे ही स्टार्ट करेंगे, तो यू शुड बी देयर व्हेन वी स्टार्ट द क्लास। तो मैम मैं एक तरह से प्रेजेंटेशन ही दूंगी कल। एक तरह से नहीं देंगी, उसको मैं प्रेजेंट करूंगी कल, ठीक है? और अगर आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो मौके पे क्लियर हो जाती हैं एंड यू ऑफर के जी मैं अभी प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो हम देख लेंगे, अदरवाइज वी कैन गिव यू टाइम। मैम एक्चुअली 2 टॉपिक्स हैं, डुअल रूट मॉडल है और साथ ही ज़ेगलर मॉडल है। तो मुझे डुअल मॉडल सारा क्लियर है और ज़ेगलर मॉडल नहीं क्लियर। यानी मैं पहले सोच रही थी कि ये जो आपने टर्म्स बताई आपने वो पैराग्राफ निकाल के रखने हैं जो आपको क्लियर नहीं है, आप उनको रीड करेंगी, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपका दिल चाहे तो आप उसे प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। चले, ठीक है। आई थिंक वी शुड फिनिश द क्लास एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द क्लास इन टाइम इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज देन। अल्लाह हाफिज मैम। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।